Hello students, in this video we are going to study the motion of a rigid body on inclined plane. इंक्लाइंड प्लेन को हमने पहले भी बहुत सारा स्टडी किया है, लेकिन हमने ब्लॉक के लिए स्टडी किया है. अभी हम उसके ऊपर रोलिंग की बात करने वाले हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि रोलिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होंगी और क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे जो हम ब्लॉक के साथ देखते थे और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे. इस तरह की हम इंक्लाइंड प्लेन को स्टडी कर चुके हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर हमने क्या देखा था. ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है. अब ये एंगल थीटा है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो आपको मालूम था अच्छे से कि हम इसके दो कंपोनेंट बनाते थे और देखते थे यहाँ पे. अब जो उसको हम याद भी रखेंगे और हमने किया भी है पहले का, कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी साइन थीटा, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी साइन थीटा एंड वॉज मास इंडिपेंडेंट. पहली बात तो ये याद रखना, द एक्सेलरेशन वॉज मास इंडिपेंडेंट. एक्सेलरेशन इज लिख दो मास इंडिपेंडेंट. और फ्रिक्शन लेस था, ये म्यू इक्वल टू जीरो था यहां पे जो मैंने ये लिखा है, ठीक है. एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, ए इक्वल टू जी साइन थीटा. इसी तरह की ये वाली फिगर ले रहा हूं. इस फिगर के अंदर अगर ये थीटा है, म्यू यहां प्रेजेंट है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी. सब पढ़ा है हमने, सब पढ़ा है, इसलिए अच्छे से इसको समझ के रखना है. ये सब चीज़ें आपको याद आना चाहिए कि ये कैसे ड्राइव किया था आपने आपने देखना है, ये मैं नहीं बता रहा बिल्कुल भी यहाँ, ठीक है. द एक्सेलरेशन अगेन हेयर इज द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन इसको मिलेगी इज अगेन मास इंडिपेंडेंट, इज मास इंडिपेंडेंट. ए इक्वल टू क्या आएगा पता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. ये तब आता है. तो ये मैंने ऐसे ही आपको रिवीजन के तौर पे बताया कि ऐसा होता था जब हम ब्लॉक को कंसिडर करते थे. तब हम ब्लॉक को पॉइंट मास भी मानते थे, ये भी मैं आपको बता देता हूं. अब हम रिजिड बॉडीज की बात करेंगे जहां पे रोलिंग भी पॉसिबल है, वहां पे क्या होगा उसको उसको लेके जरा डिस्कशन करते हैं, ठीक है. तो तीसरा केस बनाने जा रहा हूं मैं. अब ये थर्ड केस ले लो, इसमें ये रोलिंग है. अब रोलिंग की वजह से क्या होगा उसको जरा समझते हैं. रोलिंग की वजह से क्या होगा, और यहां पे फ्रिक्शन नहीं है. फिर से मैं लिखता हूं कि यहां पे म्यू इक्वल टू क्या है, जीरो है. म्यू इक्वल टू जीरो है. जरा इसका पूरा अच्छे से पढ़ते हैं. इसके दो कंपोनेंट बनेंगे यहां. आपको मालूम है एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट बनाते थे हम यहां. क्या क्या, एम जी साइन थीटा, ये एक फोर्स यहां, एक फोर्स यहां, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा. ये हमने दो फोर्सेस बनाई और ये इसका सेंटर ऑफ मास है. ये ए पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है. तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से कितना टॉर्क मिलेगा. घूमने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है. अब घूमने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है. तो आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, और कोई फोर्स यहां पे प्रेजेंट नहीं है, और कोई फोर्स यहां पे प्रेजेंट नहीं है. और इन ये दोनों फोर्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हैं. हैंस, हम पूरा लिख के देता हूं मैं आपको, एज द ओनली टू फोर्सेस, the only two forces present here are passing through center of mass. Hence, torque due to them is zero. मैं बोलूंगा टॉर्क नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो. तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, हैंस हैंस
नो रोलिंग इज पॉसिबल, मतलब फ्रिक्शन के बिना नो रोलिंग इज पॉसिबल। अभी तक हमने ये प्रूव किया, ठीक है, ये अपने दिमाग में हमने डाल लिया कि भाई रोलिंग पॉसिबल क्यों नहीं है। रोलिंग क्यों नहीं पॉसिबल है? जब जब आपका फ्रिक्शन नहीं होगा, वो इस वजह से पॉसिबल नहीं है। ये हमने इस बात में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अंडरस्टैंड करना है वो ये बात है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमें क्या क्या पता चलने वाला है, देखो जरा ध्यान से, एक बात बताता हूं आपको। आगे अब हम फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि फ्रिक्शन जब होगी, जब फ्रिक्शन होगी तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो क्यों होगा वो आपको खुद दिख जाएगा। हम उसको नेक्स्ट केस में मैं करा रहा हूं। 3 केसेस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, ब्लॉक वाले 2 केसेस। अब मैंने फ्रिक्शन के बिना का रोलिंग केस, उसमें बताया रोलिंग नहीं होगी। रोलिंग नहीं होगी तो क्या करेगा? ये करेगा क्या? खड़ा रहेगा यार? नहीं, ऐसा नहीं सोचना यहीं पे रहेगा। ये स्लाइड करके नीचे जाएगा। रोल करके नीचे नहीं जाएगा, स्लाइड करके नीचे घसीट जाएगा ऐसे, ठीक है। ये देखो, जब फ्रिक्शन लगेगी तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कहां लगती है? वो कांटेक्ट पे लगती है। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहां पे टॉर्क बनेगा। पहली बात, इस बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बता रहा हूं आपको, लिख के भी बताऊंगा आपको। क्या कि इसके अंदर टॉर्क जो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? वो सिर्फ बनेगा इस फ्रिक्शन की वजह से, यहां पे, ठीक है। अब ये जा कहां रहा है? अब ये इतनी बात हमें समझ आई कि ये वाला ब्लॉक जा नीचे रहा है। तो जो जो इसकी जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है? जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो ऐसी है। ये इसका ओमेगा है। हमें इतनी बात तो समझ आई कि इसका ओमेगा ये है, ठीक है। इतनी बात आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि इसका ओमेगा, क्योंकि नीचे जा रहा है ना, ब्लॉक की मोशन कहाँ है? नीचे की तरफ ही होगी। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज प्रोड्यूस, वही वही जो ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ जाएगा, वही एक टॉर्क है इसमें। तो इसकी मोशन ये है। तो पता ही है, मोशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। मोशन कहाँ होगी? विदाउट द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क मोशन कहाँ होगी? नीचे की तरफ होगी। अब नीचे की तरफ होगी तो इसका ओमेगा नीचे, ओमेगा देखो कैसा बनाया मैंने, आपको नजर आना चाहिए कैसे रोल करेगा। और कौन रोल करवाएगा इसको? फ्रिक्शन। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ, आपको रीजन के साथ बताया। फिजिक्स क्या बोल रही है भाई? सिंपल बात बोल रही है कि जो दो फोर्सेस यहां पहले से प्रेजेंट थी, वो दोनों सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी, जो हमने यहां लिखा अभी। और हेंस द टॉर्क ड्यू टू देम इज जीरो। लेकिन वहां पे हमने फ्रिक्शन कंसिडर नहीं की थी, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में फ्रिक्शन होती है, इसीलिए प्रैक्टिकल केसेस में ये रोल करेगा। और जब ये फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क क्यों बनेगा? लेकिन फ्रिक्शन की पोजीशन देखो ना कहां है। फ्रिक्शन की पोजीशन देखो कहां है। अब फ्रिक्शन क्या यहां से पास करी है? नहीं। अगर यहां से पास नहीं करी है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसके कारण टॉर्क होगा। अब जो इसके अंदर इसके कारण टॉर्क होगा, उसको वो भी हमें मालूम है किसके बराबर होता है। वो भी हमें मालूम है कि किसके बराबर होता है, बताओ। वो भी जो जो टॉर्क फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है, जो टॉर्क फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होगा, वो इस तरह से प्रोड्यूस होना चाहिए। जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही क्यों बनाई, नीचे की तरफ क्यों नहीं बनाई, ये भी हमने समझना है। ये भी हमने समझना है। इसका इसका रीजन ये नहीं सोचना कि मोशन नीचे की तरफ है इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ बनाई है। इसका रीजन कुछ और है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। हमें मालूम है, वी नो दैट एज force of friction does not pass through does not pass through center of mass, hence only force of friction will produce the torque and can make this body roll. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई पहली। फिर उसके बाद और क्या बात करते हैं? बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। वी नो दैट फॉर प्योर रोलिंग,
for pure rolling, VCM must be equal to R omega. VCM must be equal to R omega. ठीक है, अब ध्यान देना जरा यहां, VCM कहां है? VCM कहां है? और R ओमेगा कहां होगा? और ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, मेरे एरो बराबर नहीं बने, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए फॉर प्योर रोलिंग। हमें मालूम है कि वीसीएम बढ़ता जाएगा, mg कॉस mg साइन थीटा उसको रोलिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो इसके अंदर लीनियर मोशन तो प्रोड्यूस कर ही रहा है ना, तो इसलिए वीसीएम तो बढ़ता जाएगा। वीसीएम तो बढ़ता जाएगा क्योंकि जी एक्सेलरेशन है, तो वो तो बढ़ता जाएगा। तो वीसीएम बढ़ता जाएगा, तो इसलिए फॉर प्योर रोलिंग ओमेगा को भी बढ़ना पड़ेगा। समझना जरा प्लीज ध्यान से, ओमेगा को भी बढ़ना पड़ेगा। और ओमेगा को बढ़ाएगा कौन? ओमेगा को कौन बढ़ाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा का बढ़ना मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का बढ़ना। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब यहां पे देखना, एज द बॉडी रोल्स डाउन, as the body rolls down, as the body rolls down, VCM will increase. वो क्यों होगा वो आप खुद बताओ। VCM will increase. And for maintaining the pure rolling, and for maintaining the pure rolling, and for maintaining the pure rolling, omega has to increase. Omega has to increase means the direction of angular acceleration alpha should be same as the direction of omega. Means the torque produced due to friction, means the torque produced due to friction should be such that direction of torque should be इसको चेंज करता हूं, गलत लिख दिया मैंने। इसको मैं थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में पुट कर रहा हूं। अल्फा शुड बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा मीन्स द डायरेक्शन ऑफ friction has to be upwards. upwards मतलब uphill. uphill समझते हो? inclined, ऊपर की तरफ। should be upwards so that the torque and hence alpha should be
इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। वो आपको देखना पड़ेगा आपकी, आप क्या करोगे, आपको मैं बताता हूं। आपको इसको पकड़ के रखो, भूल जाओ बाकी सब फोर्सेस को, ठीक है। मतलब ये आपका, ये आपकी बॉडी, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपकी बॉडी, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको यहां से होल्ड करके रखो, यहां से पकड़ के रखो इसको, ठीक है। यहां से इसको यहां से पकड़ लो, और यहां से पकड़ने के बाद, यहां से पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, यहां से पकड़ने के बाद आपने फोर्स यहां लगाई है। देखो यहां फोर्स लगाई है, तो कैसा टॉर्क बनेगा, कैसा बनेगा बताओ। जो टॉर्क यहां बनेगा वो कैसा होगा, वो इसको कहां घुमाएगा, इसी तरफ घुमाएगा, ठीक है। जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसकी ये डायरेक्शन आई, समझ आई बात। आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की लैंग्वेज में भी देख सकते हो, आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की लैंग्वेज में भी देख सकते हो। मैंने आपको ये बताया था बेसिकली, ठीक है। आपको क्या बता रहा हूं, मैं दोबारा बना देता हूं एक बार। ये आ गया आपका, ये आपकी बॉडी, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहां से होल्ड करके रखना है, इसको आपने यहां से होल्ड करके रखना है। यहां से होल्ड करने के बाद मतलब यहां से अपनी फिंगर पकड़ के रखो, ऐसे समझो इसको कि मैंने यहां पकड़ा, और अब यहां से फोर्स देखो, जो फोर्स मैंने यहां पे फ्रिक्शन फोर्स हमारी प्रेजेंट है, वो इसको कैसे घुमाएगी, वो इसको ऐसे घुमाएगी। कैसे घुमाएगी मतलब, ये उसने क्या प्रोड्यूस किया इसका, अल्फा। क्या अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम आई, यस आई। अगर तुम यहां रखते तो नहीं आती, बिल्कुल। ये बात हमने यहां पे अंडरस्टैंड करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे जो मैंने आपको बताया, ये यही था कि आपके अल्फा की डायरेक्शन इस तरह से, इसलिए फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की तरफ लगती है। इवन इवन सुनना, जब आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, जब आपकी बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर से नीचे आ रही है, जब ऊपर से नीचे जाएगी तब भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगती है, ठीक है। ठीक है, उसको भी जरा सोच के देखो कैसे होगा वो भी सोच के देखो कि कैसे होगा। अगर नीचे से बॉडी मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर भेज दी तो हमेशा उसमें भी जो फ्रिक्शन लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, नीचे की तरफ नहीं लगेगी, ठीक है। उसको ट्राई करना चाहिए, आपने खुद सोचना चाहिए। आप बताओ कैसे, क्या, क्यों होगा वो, आप सोचो। फॉर प्योर रोलिंग, वहां पे भी हम क्या बोलेंगे, फॉर प्योर रोलिंग नीचे की तरफ जब आ रही होगी कोई भी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आ गया आपका, ये आपका एफ एस बन गया ना, दिस इज एफ एस, ठीक है। और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये बॉडी कहाँ जा रही थी, नीचे की तरफ। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, अब बॉडी अगर ऊपर की तरफ जाए, वो भी बना लो, वो भी बना लेता हूं मैं आपको। अब ये बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। अब जरा इसके ऊपर बात करें कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी। अब इसके ऊपर बात करें, इधर फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर लेगी, ये हमें मालूम है। अच्छा, इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने दी हुई है ऊपर जाने के लिए, इसको एक इनिशियल ओमेगा हमने दिया हुआ है, ठीक है। पहले से समझ लेना, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इनिशियल ओमेगा हमने इसको दिया हुआ है पहले से, उसके कारण ये ऊपर चढ़ेगी। लेकिन जब ये ऊपर चढ़ेगी तो इसका वीसीएम कम होता जाएगा, इसका वीसीएम कम होता जाएगा, ये तो हमें समझ आ गया। अगर प्योर रोलिंग करनी है तो आपको आपके ओमेगा को भी अकॉर्डिंगली कम होना पड़ेगा कि वो वीसीएम के हमेशा बराबर रहे। अगर वीसीएम के उसको बराबर रखना है, अब ओमेगा की डायरेक्शन कैसी है ये देखो, ओमेगा की डायरेक्शन ये है, तो आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ, सो दैट कि जो आपका टॉर्क बने वो उल्टा बने, उल्टा बने। देखो उल्टा ही बनेगा, उल्टा बने कि ओमेगा बार बार कम होता जाए। ओमेगा को कम क्यों करना है, क्योंकि फॉर प्योर रोलिंग, खुद लिखना चाहिए आपने ये, फॉर प्योर रोलिंग वीसीएम शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा। ऊपर जाते टाइम वीसीएम तो कम होता जा रहा है, तो ओमेगा को भी कम होना पड़ेगा। अगर ओमेगा को कम होना है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट लगनी चाहिए, समझ आई बात। तो इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो वो टॉर्क प्रोड्यूस करे वो कैसा हो, वो ओमेगा को अपोज करे, यानी कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, किसके साथ, ओमेगा के साथ। फॉर दैट फ्रिक्शन हैज टू बी अपवर्ड्स, इसलिए ऊपर जा रही हो बॉडी या नीचे जा रही हो बॉडी, उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही होगी। ये हमने इधर ये बात समझनी है, ओमेगा अल्फा। ये देखो, हैंस इवन गोइंग अपवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हैज टू बी अपवर्ड्स। नीचे जाते टाइम भी ऊपर थी, ऊपर जाते टाइम भी ऊपर है, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड अल्फा शुड बी अपोजिट टू ओमेगा।
ओमेगा से उल्टा होना चाहिए टू मेंटेन प्योर रोलिंग। वो आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वीसीएम डिक्रीज कर रहा है, वीसीएम डिक्रीज कर रहा है तो अल्टीमेटली वीसीएम डिक्रीज कर रहा है तो अल्टीमेटली ओमेगा को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि बराबर करना है दोनों को। आर तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो ओमेगा का डिक्रीज करना मतलब क्या होता है? अल्फा, अल्फा, डायरेक्शन ऑफ अल्फा, डायरेक्शन ऑफ अल्फा। बस यहीं से ये कहानी सारी खत्म होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ अल्फा ऑपोजिट टू, शॉर्टकट में लिखा मैंने, ऑपोजिट टू ओमेगा। ये हमने बात समझी यहाँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड एसीएम। एक बॉडी है कोई भी, डिस्क भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, हॉलोस्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है हमने? फाइंड एसीएम एंड फ्रिक्शन एफएस इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी शोन इन द डायग्राम, ठीक है। इसकी हमने ये सब वैल्यूज़ की फाइंड करनी है, इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। आप देखोगे किस तरह से हमें हमारी अप्रोच होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इस पर ज़रा अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो क्या इसके अंदर, अब हम देखो, मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। आप देखोगे इस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। दिस एंगल इज थीटा, और इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं उसको देखना। इस तरफ एम जी साइन थीटा आता है आपको अच्छे से, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये सब पता चल गया। फिर उसके बाद एक फ्रिक्शन फोर्स जो मैंने आपको सिखाया पहले कि वो कहाँ लगेगी हमेशा, एफ एस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि अल्फ़ा इसका किस तरफ होगा, ओमेगा को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ओमेगा को बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्योर रोलिंग केस गिवन है, प्योर रोलिंग का ही केस है ये भी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारी इक्वेशंस लिखनी हमें आनी चाहिए। मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आप ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि हमने कैसे लिखा, उस पर ज़रा समझने की कोशिश करना उसको, ठीक है। इसमें इक्वेशंस पहली लिख रहा हूँ, आप देखते जाना। एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए सी एम। सारी इक्वेशंस की कहानी होती है, बस सिंपल बात याद रखना। एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम सी एम, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। लीनियर मोशन की इक्वेशन लगा दी। अब टॉर्क लगा रहा हूं, टॉर्क सिर्फ एक ही फोर्स बना रही है यहां, कौन? एफ एस। तो एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन आपको बड़े अच्छे से पता है जो हम निकालते हैं, क्या? ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा फॉर प्योर रोलिंग। वो मैंने आपको पहले ही बताया, प्योर रोलिंग का केस यहाँ दिया हुआ है। तो ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा, ये 3 इक्वेशंस निकाली। अब इन 3 इक्वेशंस लगाने के बाद हमें मालूम है अच्छे से कि हमारे यहाँ पे 3 अननोन्स हैं, कौन कौन? ए सी एम, अल्फा और एफ एस, ठीक है। तो कैसे अप्रोच क्या होती है हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ एक बार, कि आप फर्स्ट इक्वेशन से ए सी एम की वैल्यू निकालो। ए सी एम विल बी इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? यस, ए सी एम इक्वल टू क्या लिखोगे? एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस अपॉन एम, ये लिखना ए सी एम की वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू लिखना एफ एस आर अपॉन आई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दो। और इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान देना, ये दोनों इक्वेशंस को आप सबस्टिट्यूट करोगे आर वाली इक्वेशन में, थर्ड वाली इक्वेशन में आई मीन टू से। तो क्या बन जाएगा आपका? एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस अपॉन एम इज इक्वल टू आर स्क्वेयर एफ एस अपॉन आई। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी बताओ? यहां पे कौन अननोन है आपका?
आई आपको मालूम होता है बॉडीज़ का, वो आपको बॉडी जब गिवन होगी तो पता होगा, उसका मास भी पता होगा 100%। तो आर भी पता होगा, उसका रेडियस भी पता होगा, थीटा आपको इंक्लिनेशन पता होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर अननोन कौन है? इस इक्वेशन के अंदर अननोन सिर्फ एफ एस है। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एफ एस की। ठीक है, और दैट एफ एस कम्स आउट टू बी, मैं लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लेना। एफ एस कम्स आउट टू बी एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन आई। प्लीज़ ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका एफ एस का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने और क्या निकालना था? एफ एस तो निकाल लिया हमने। यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छे से, आपको यू विल गेट दिस रिजल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आगे हमने जो करना है उसमें आगे अभी क्या हमने अब ए सी एम की वैल्यू निकालनी है। ए सी एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक बार जब आपको एफ एस पता चल गया, ठीक है, आपको जब एफ एस पता चल गया तो एफ एस पता चलते ही, ठीक है, एफ एस पता चलते ही आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू डालोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए सी एम की। तो ए सी एम कम्स आउट टू बी, आप देखना जरा ए सी एम क्या आता है। ए सी एम का आंसर आता है, देखो फॉर्मूला मिलता जुलता है थोड़ा इसके साथ, आपको फ़ायदा होगा इसको देख के। ठीक है, ये ए सी एम का फॉर्मूला जो है वो मिलता जुलता है। क्या बनेगा वो? ए सी एम बनेगा आपका जी साइन थीटा, एम नहीं है उसके अंदर, ऑब्वियसली वो फोर्स नहीं है, वो ये फोर्स थी इसलिए एम से मल्टीप्लाइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एम नहीं है, ऐसे याद रखने के तरीका बता रहा हूँ आपको। सेम देख लो, न्यूमरेटर लगभग सेम, प्लस ये उल्टा होता है, ऐसे याद रख लेना है। ए सी एम जो है ये उल्टा होता है, ये आपने याद रख लेना है। और ये फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको लर्न कर लेना है इसको। ठीक है, तो इसको भी लर्न कर लो। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके जो आपको अच्छे से आने चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो ये दो फॉर्मूलाज यहाँ से हमने ड्राइव करने थे जो वो कर लिए। अब देखो क्या एनालिसिस है, इनके बेसिस पे क्या एनालिसिस है। एक बात और पहले इसके साथ ही करता हूँ, ठीक है, इसके साथ ही एक और बात करता हूँ कि आपको जो एफ एस है, एफ एस की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको क्या पता चला एफ एस की वैल्यू निकालने के बाद? एक बात और, एक में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या पता चला मुझे कि एफ एस जो है उसकी वैल्यू तो आपने लिखी, एफ एस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ एस मैक्स, लिमिटिंग वैल्यू। यानी कि एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन आई जो आपने अभी लिखा था, शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। आप एन की वैल्यू है, ये एन है। ठीक है, अभी मैंने लिखा है ऊपर डायग्राम में, ये देखो एन, ये एन के बराबर है, एन और ये बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया ये। फिर उधर से हम क्या लिख लेंगे यहां से कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन आई। आपको पता चलना चाहिए कि म्यू की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि वहां पे प्योर रोलिंग हो, क्योंकि ये सारा डेरिवेशन हमने प्योर रोलिंग के अकॉर्डिंग की है, इसलिए ये वाला आपको ये भी समझ आना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपका, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये 3 रेड कलर में मैंने जो मार्क किए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए कि आपके म्यू की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी टेन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन आई से, तो ही जाके आपकी प्योर रोलिंग हो पाएगी। पहली बात तो यहाँ से समझ आई। फिर ए सी एम कितना होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा, एफ एस कितना होगा वो भी हमें पता चल जाएगा, तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी कैलकुलेट करने में। फिर इसके आगे अब हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट बॉडीज़ को कंसिडर करेंगे, डिफरेंट बॉडीज़ को कंसिडर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा कैसे। तो ये 3 फॉर्मूले आगे आपके जो हमने अभी डिराइव किए। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम बात करेंगे एक एक करके। देखना जरा, फॉर रिंग आपको कैसे कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको देखना कितना सिंपल लगेगा अभी। फॉर रिंग आई इज इक्वल टू कितना होता है? एम आर स्क्वेयर। जैसे ही एम आर स्क्वेयर आया, क्या आपको ए सी एम की वैल्यू मिल गई या नहीं? ए सी एम इक्वल टू कितना मिला? जी साइन थीटा अपॉन 2।
जी साइन थीटा अपॉन 2। इसी तरह से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये एम यहाँ पे छोटा लिखना है यार, ये एम छोटा लिखना, जो एम ऊपर है वही एम नीचे है, ठीक है। ऊपर भी आप चेंज कर लो, यहाँ पे ये जो एम है ये इसकी वैल्यू, ये एम छोटा है, ठीक। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई आपको कि ए सी एम इज इक्वल टू क्या आ गया, जी साइन थीटा अपॉन 2। ये किसके लिए निकाला, रिंग के लिए। इसी तरह से अगर मास वगैरह भी गिवन हो तो आप एफ एस भी निकाल सकते हो, म्यू की बात भी कर सकते हो कि क्या थीटा भी गिवन हो तो। बस मतलब आपको आई यहाँ पे वेरिएबल है, मुझे सिर्फ ये बताना था, नथिंग इज देयर। और कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। फॉर डिस्क लिखूँ तो आई इज इक्वल टू कितना होता है, एम आर स्क्वेयर अपॉन 2 होता है इसमें, डिस्क के केस में। ए सी एम किसके बराबर आएगा, ए सी एम आ जाएगा आपका 2 जी साइन थीटा अपॉन 3। कैसे, कैसे, यहाँ डालो, यहाँ पे आई की वैल्यू डालो, एम आर स्क्वेयर अपॉन 2, अपने आप आंसर आएगा, अपने आप आंसर आएगा। 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2। 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। फिर उसके बाद आ गया क्या, हॉलोस्फीयर। किसी के लिए भी करो, देखो इन तीन को कंपैरिजन करते हैं। फॉर हॉलोस्फीयर आई इज इक्वल टू क्या होता है, हॉलोस्फीयर के लिए होता है 2/3 एम आर स्क्वेयर। तो 2/3 एम आर स्क्वेयर होता है, तो ए सी एम किसके बराबर आएगा, ए सी एम इक्वल टू आएगा किसके, 3 जी साइन थीटा अपॉन 5। ठीक है, करो कैलकुलेट करके देखो, अपने आप पता चलेगा। मतलब ये 0.5 होता है, 1/2 0.5 होता है, 2/3 0.6 होता है, और 0.66 होता है, 0.66 होता है, और 3/5 0.6 होता है। तो यानी सबसे बड़ा एसीएम किसका आया इन तीनों में से, डिस्क का। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क को अगर आप इधर से फेंकोगे ऐसे, ठीक है, जाने दोगे नीचे, तो सबसे पहले डिस्क पहुंचेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस तरह से चलें, कि अगर हम इस तरह से बनाएं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर मैं इस तरह की एक इंक्लाइंड प्लेन लूं और इसके ऊपर अगर डिस्क को फेंकूं, एक इसका पर्टिकुलर एंगल थीटा हो, और तीनों चीज़ों को यहां पे अगर मैं यूज़ करूं, तीनों चीज़ों को, क्या क्या, डिस्क, हॉलोस्फीयर और रिंग, तो कौन पहले पहुंचेगी नीचे, तो कौन पहुंचेगी, सबसे पहले डिस्क पहुंचेगी, सबसे पहले डिस्क पहुंचेगी। डिस्क विल रीच फर्स्ट टू द बॉटम, ये लिख लो, डिस्क विल रीच फर्स्ट टू द बॉटम। उसके बाद कौन पहुंचेगा, उसके बाद रिंग पहुंचेगी, और लास्ट में कौन पहुंचेगा, हॉलोस्फीयर। नहीं, उसके बाद हॉलोस्फीयर, और लास्ट में क्या पहुंचेगी, रिंग पहुंचेगी। तो ये सब इसकी कहानी है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन इट। तो आप इस बात को ज़रा समझ के रखो। मतलब मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आएगी। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप ये सब क्वेश्चंस खुद कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें डिफ़िकल्ट लगेगा। तो एक दो तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे अभी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बॉडी को एच हाइट से रिलीज किया गया, जब ये बॉटम पे पहुंचेगी तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वीसीएम हमने फाइंड करना है यहाँ पे। जब ये बॉडी यहाँ बिल्कुल नीचे पहुंचेगी तो तब इसका वीसीएम हमने फाइंड करना है यहाँ पे, जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, तो इसका वीसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वीसीएम फाइंड करने के लिए हमें हमें यहाँ पे एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन है क्या कि वर्क डन बाय, यहां पे कौन टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है। पहली बात तो ये टॉर्क इज ओनली प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, ये हमने प्रूव किया था पहले। द टॉर्क इज ओनली प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो है। स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होता है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वर्क डन अगर जीरो होगा तो आपको मालूम है, अगर हम जब वर्क डन जीरो होता है तो ई आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई एफ। ई आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई एफ, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मैं लिखता हूं, आपको समझ आ गई, इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगी नीचे आके, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, ये लो, ठीक है, प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर। ठीक है, प्योर रोलिंग आपको बताया होगा उन्होंने, तो आपने लिख देना है कि वी सी एम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के। ओमेगा किसके बराबर हो गया, वी सी एम अपॉन आर के।
जैसे ही आपको ये पता चला तो आपने क्या लिख दिया, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई सी एम वी सी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस हाफ देखो एम का गड़बड़ करता हूँ मैं हर बार, आप जरा ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। एम यहाँ पे छोटा लेना है, कभी बड़ा कभी छोटा आ जाता है मेरे से, इसलिए ध्यान देना है जरा। प्लस एम 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 वी सी एम स्क्वेयर, ठीक है। अभी यहाँ पे बॉडी दी नहीं हुई है कौन सी है, आप इसलिए वी सी एम निकाल नहीं पाओगे यहाँ। अगर ये बॉडी गिवन होती कि ये कौन सी बॉडी है, डिस्क है, रिंग है, देख के नहीं पता चलता, देख के नहीं पता चलता है, डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आई की वैल्यू आएगी, जैसे ही आई की वैल्यू आएगी तो यू कैन कैलकुलेट कि इसमें इसमें आपके वी सी एम का क्या आंसर आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कोई आपको खास मुश्किल नहीं आनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो आपने सीखी वो ये, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो आपको यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर क्या, ई आई इज इक्वल टू ई एफ का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इसमें आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। फिर नेक्स्ट आपके साथ क्या बात करनी है, एक और क्वेश्चन जो जेई 2007 में आया उसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। वो बिल्कुल इससे उल्टा है, मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ आपको। उसमें एक बॉडी है जो नीचे से चल रही है विद अ वेलोसिटी v, नीचे से चल रही है विद अ वेलोसिटी v एंड ओमेगा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैं लिख देता हूँ आपको, ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। इस बार बॉडी को नीचे से फेंका गया विद अ वेलोसिटी v, वो एक हाइट ऊपर तक गई, कितना, 3v स्क्वायर अपॉन 4g। सिंपल क्वेश्चन, वही डायग्राम है, सब कुछ वही है, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं, सेम डायग्राम वही आपकी नीचे से ऊपर तक जाएगी। ये कर्व शेप जैसी पहले बनाई थी वैसी ही शेप है, ऐसा कर का कर्व शेप है। यहाँ से आपने एक बॉडी को फेंका, ठीक है, यहाँ से आपने बॉडी को फेंका और कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका, v, कितने ओमेगा के साथ फेंका, ओमेगा, और कितनी हाइट उसने अचीव कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पहुँच गई बॉडी, ठीक है, यहाँ पहुँच गई, और यहाँ से उसने कितना हाइट यहाँ तक अचीव की है, h, ठीक है, h, और h की गिवन है आपको कितना, 3v स्क्वायर अपॉन 4g, और आपको बताना है कि ये बॉडी बताओ कौन सी है, ठीक है, आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट है कौन सी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, नथिंग देयर, ठीक है। जेई 2007 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप देखो कितना सिंपल है, इसकी इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। यहाँ पे क्या क्या बनेगा, क्या देखो, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन बन रही है काइनेटिक एनर्जी की। ये देखो मुश्किल आनी नहीं चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा, वही मैंने बोला आपको, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले से देख रहे हैं, ठीक है। ये बन गया। यहाँ से आपको रिलेशन मालूम है कि क्या, ओमेगा इज इक्वल टू क्या डाल देना है आपने, v बाई आर के बराबर डाल देना है। ये डालोगे, जैसे ही इधर इस इक्वेशन में डालोगे, अल्टीमेटली आपको जो आई मिलेगा ना, दैट कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा। जैसे ही एम आर स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा, आपने उसको देख के बता देना कि दिस इज ए डिस्क, ये डिस्क होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।